गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आपका आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस में। आज है जनवरी 9। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा दैट इज फ्रॉम द पेज नंबर 1, ये है इलेक्शंस के बारे में। इंडिया की 5 स्टेट्स में फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शंस की घोषणा कर दी है। डेट भी आ गई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एक्चुअली यहाँ पे लागू हो गया है। काफी समय से जो है यस और नो चल रहा था। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि नहीं नहीं आप इलेक्शन को पोस्टपोन कर दे, वो सारी की सारी चीजें जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हमें थोड़ा सा आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि यूपीएससी के हिसाब से वही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। एक्चुअली दोस्तों ये न्यूज़ है ना तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में काफ़ी दिनों से, बहुत समय से एक्चुअली नीट को एग्ज़ाम को स्क्रैप करने की बात चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग ही ये न्यूज़ थी। नीट क्या है आप सभी को पता है कि अंडर ग्रेजुएशन में जो मेडिकल कॉलेज वगैरह में एडमिशन लिए जाते हैं उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है हमारे इंडिया के अंदर। तो उसको लेके तमिलनाडु में कुछ पंगा चलता रहता है। इसके लिए पहले हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आज आपको किसके बारे में बताऊंगा, गवर्नर के बारे में बताऊंगा इसी बहाने से। चलिए जी, अगला जो न्यूज़ रहेगी दैट इज गोइंग टू अबाउट आईएलपी इन मणिपुर। आईएलपी का मतलब होता है इनर लाइन परमिट। ये दोबारा से न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्या पूरा मामला है, आईएलपी क्या होता है, ये हमारे लिए मेरे ख्याल से नया टॉपिक है। हम लोगों ने पहले आईएलपी के बारे में नहीं पढ़ा है ना। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें नहीं होती हैं हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला जो टॉपिक करेंगे दैट इज अबाउट द घड़ियाल इन आसाम। तो जीएस पेपर 3 से इसको हम लोग कवर करेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो हम लोग भैया कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आसाम की सरकार को, धन्यवाद भी करते हैं उसकी सरकार को, क्योंकि घड़ियाल के रिवाइवल के लिए इस तरह का स्टेप ले रहे हैं। तो इस पूरे मामले को जानेंगे, थोड़ा बहुत आपको मैं घड़ियाल के बारे में भी बताऊंगा। अगली जो न्यूज़ रहेगी दैट इज अबाउट द लिथुआनिया एंड द चाइना इशू। जो प्लेसेस इन न्यूज़ है ना, वहाँ से हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, लुधियाना और चाइना के बीच में चल रहा है पंगा। वो पंगा क्या है थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। आगे रहेगा आपका इशू इन द इथियोपिया। इथियोपिया भी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल ही रहा है। वहाँ पे बहुत सारे पंगे चल रहे हैं। वहाँ पे एक जगह है प्रॉपरली तिगरे, तिगरे जिसको कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं ना प्लेसेस इन न्यूज़ में। तो अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा आपको बता दूंगा आपको क्या पूरा पंगा है। यहाँ पे कुछ आपको मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, इनके नाम कैसे याद करने हैं। मैं आपको ट्रिक्स थोड़ा सा ऊपर भी बताऊंगा, लुथियानिया और बाल्टिक सी है ना, वहाँ पे भी आप ज्योग्राफी के कुछ लोकेशंस याद करने की आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। उसके अलावा हमारे पास कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आपकी सेल्फ स्टडी के लिए रहेंगे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। दोस्तों आज का जो पहला टॉपिक है वो किसके बारे में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। देखिए 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले थे। बहुत समय से ये बात चल रही थी कि इलेक्शन हो ना हो। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बातें चल रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोल दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप प्लीज़ हो सके तो इसको पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती हैं इलेक्शन को कैंसिल करने की। इलेक्शन सिर्फ एक ही मुद्दे में कैंसिल हो सकता है कि जब वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी हो, है ना। उसके अलावा कैंसिल नहीं हो सकता। और वो भी कैंसिल नहीं होता है, वो उसकी टाइम पीरियड जो है वो 5 साल से आगे बढ़ती है। आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 172(1) के हिसाब से 5 साल से ज़्यादा स्टेट असेंबली की जो टेन्योर है वो नहीं हो सकता। 5 साल के अंदर ही अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाना, मतलब उसके 6 महीने पहले इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। और जिस दिन उसका आखिरी दिन होता है उसी दिन वहाँ पे नई सरकार बनना जरूरी होता है। अगर नई सरकार वहाँ पे नहीं बनती है तो क्या होता है, तो वहाँ पे लगता है प्रेसिडेंट रूल। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो लीगली बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनली, उसको इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, राइट। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पोस्टपोन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए इमरजेंसी होनी चाहिए। इस समय इमरजेंसी कहीं पे है नहीं, इसीलिए इलेक्शन फाइनली कंडक्ट करवा ही दिया। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मीटिंग किया था और सभी ने ये बात को एग्री किया था कि इलेक्शन करवा दीजिए, इलेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोविड ठीक है, देखा जाएगा, अभी तो समय है इलेक्शन में, तब तक सिचुएशन शायद नॉर्मल हो जाए और जो कोविड वाले हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो भी फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपने याद रखना है, आर्टिकल 172(1) of the constitution that sets 5-year term for the each assembly। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, अब बोलते थे ना लोग, बहुत सारे बोलते थे कि अरे ये जो है फिजिकल रैलीज हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं रोक सकता। देखिए, जब तक डेट अनाउंसमेंट नहीं होता इलेक्शन का, जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, इलेक्शन कमीशन की पावर जीरो होती है। इलेक्शन कमीशन तभी इंस्ट्रक्शन दे सकता है तब जब डेट अनाउंस हो जाती है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 15 जनवरी तक कोई भी फिजिकल रैली नहीं होगी, कोई भी रोड शो नहीं होगा, साइकिल शो नहीं होगा, बाइक रैली, किसी तरह की रैली नहीं होगी 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद इसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है वो डिसीजन बाद में लिया जाएगा। उसके अलावा जो कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं वो अपना ऑफलाइन तो करते ही थे पहले भी, उनके पास जो है ऑनलाइन भी एक ऑप्शन है, अगर वो चाहें तो ऑनलाइन नॉमिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर आप इस बात को मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास क्वेश्चंस आता है तो। एक और चीज उन्होंने कहा कि एटलीस्ट वन पोलिंग बूथ इन ईच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक पोलिंग बूथ कंप्लीटली विमेन के द्वारा मैनेज किया जाएगा, जिससे विमेन वोटर्स एनकरेज होंगी ज़्यादा वोट देने के लिए। तो ये भी आप अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म के पॉइंट के अंदर अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, तो बात करते हैं मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की। देखिए सीधी सी बात है, कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार करना, बिहेव करना। ठीक है, तो इलेक्टोरल जो हमारा यहाँ पे सिस्टम होता है या इलेक्ट्रिकल जो पार्टीज होती हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि भैया आप कैसे बिहेव करोगे, कुछ कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं, उन गाइडलाइंस को ही कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो इलेक्शन कमीशन देता है, इलेक्टोरल पार्टीज को देता है और कैंडिडेट्स को देता है कि आप ड्यूरिंग इलेक्शन किस तरह से बिहेव करना है आपको। ठीक है, बिहेव का मतलब ये नहीं है कि कैसे चलना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, बेसिकली मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए किस तरह से बिहेव करना है। जैसे मान लो, या फिर आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, वो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ अगर आपको पहले से नहीं पता है तो। देखिए, मान लो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद कोई भी सरकार नए प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी बनारस में गए या इलाहाबाद में गए, उन्होंने कहा कि हम लोग लड़कियों के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाएंगे। भैया आपको पहले करना था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद आप वो नहीं कर सकते। ठीक है, याद रहेगा आपको ये। चलिए जी, उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी किसी तरह की रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती, जैसे पुलिस की भर्ती, टीचर्स की भर्ती। अब ये भर्ती करते नहीं है, सिर्फ अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, ताकि वोट मिले उनको, यूथ का वोट मिले, तो वो सब चीजें नहीं होंगी, कोई भी नई भर्ती नहीं हो सकती मॉडल कोड ऑफ लगने के बाद। एक ये चीज होगी। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट होते हैं वो रोड शो वगैरह जो करते हैं, उनको ये हिदायत दी जाती है कि जो उनके ओपोनेंट्स होते हैं, मान लो बीजेपी वाले रैली निकाल रहे हैं, है ना, और उसी दिन जो है वो कांग्रेस वालों की रैली भी निकल रही है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले एक दूसरे की रैली को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा जैसे मान लो कोई रैली होती है, कोई रोड शो होती है, उसमें जो जनरल पब्लिक है या ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जनरल पब्लिक का जो ऑर्डर है वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस तरह की कुछ कुछ बातें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कही जाती हैं। लेकिन अगर बिल्कुल फॉर्मल तौर पे अगर आप जाओ, फॉर्मल तौर के अंदर बेसिकली 8 प्रोविजंस होते हैं। देयर आर 8 प्रोविजंस जिसके तहत जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया जाता है। 8 प्रोविजंस होते हैं। जैसे कुछ तो जनरल कंडक्ट होते हैं, जैसे भैया मतलब किसी कम्युनिटी को, किसी रिलीजन के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते। जैसे किसी मंदिर, मस्जिद या किसी गुरुद्वारे को आप इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना। कुछ कुछ तो इस तरह की चीजें होती हैं जहां पे आप कैंपेनिंग कर रहे हो तो पहले से परमिशन लीजिए। अगर आपको कहीं पे मीटिंग करनी है तो उससे पहले आपको ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको कहीं पे रैली निकालनी है, कोई रोड शो करना है, तो उसके लिए पहले आप वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनसे परमिशन लीजिए ताकि वो अरेंजमेंट आपके लिए कर सकें, है ना। जिस दिन पोलिंग डे होता है, मतलब जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन सारी चीज़ें पीसफुल होनी चाहिए। उस दिन शराब नहीं बंटनी चाहिए, ना ही पोलिंग बूथ के बाहर कोई मिठाई की दुकान या सब चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बेसिकली, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें वो इस तरह की दी जाती हैं। इलेक्शन जो मैनिफेस्टो होता है उसके उसके ऊपर भी बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं। तो बेसिकली ऐसी इस तरह के 8 प्रोविजंस होते हैं। एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछते आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिस्कस द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड हाउ, ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देखिए, व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, पहला पार्ट क्वेश्चन का आपका ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट हो जाएगा कि इन द टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इन इंडिया ऑल डिस्कस, ऐसे चलो मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख ही देता हूं। व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इन द टाइम्स ऑफ
इन द टाइम्स ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इन इंडिया, अगर आपके पास ये क्वेश्चन बनता है तो बना सकते हो। इन द टाइम्स ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इन इंडिया, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स इन इंडिया, various political parties tend to breach the मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस और डिस्कस द आउटकम। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आजकल ब्रीच करती हैं, वायलेट करती हैं, तो आप उसका कंसीक्वेंस बता सकते हो, व्हाट इज द कंसीक्वेंस, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स ओवरऑल, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप सिंपली बता सकते हो, न्यूज़पेपर की कटिंग से आराम से ये कवर आपका हो जाता है। चलिए जी, आज करते हैं दूसरी न्यूज़ जो कि है तमिलनाडु से। तमिलनाडु में बहुत समय से नीट के एग्जाम को लेके अपोजिशन होता है। पहले भी कई सारे एडिटोरियल आ चुके हैं और शायद बीच में मैम ने भी करवाया होगा, उससे पहले मैंने भी, मुझे याद है ये मैंने करवाया था कि नीट को लेके कई सारे स्टेट्स में, सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी, केरला में भी और तमिलनाडु में भी विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए, क्योंकि तमिलनाडु की खास बात मैं आगे बता देता हूँ। तमिलनाडु में जो, देखिए वैसे जो एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। अब तमिलनाडु में क्या है, जो पहले मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन होते थे वो होते थे 12th के एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, 12th में कितने नंबर आए हैं उसके बेसिस पे काउंसलिंग होती थी और एडमिशन्स होते थे। अब तमिलनाडु का जो स्टेट बोर्ड है उसका सिलेबस अलग है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके अलावा जो अब जब सरकार ने नीट को इंट्रोड्यूस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नीट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब नीट क्या है, नीट की वजह से जितने स्टेट अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करवाते थे सब बंद हो गए और ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट होता है, नीट। उससे पहले महाराष्ट्र अलग से करवाता था, तमिलनाडु अलग से करवाता था, है ना, यूपी अलग से करवाते थे, सबके अलग अलग एग्जाम होते थे बेसिकली। अब उससे होता क्या था, बच्चों को होती थी प्रॉब्लम। हर स्टेट का आपको फॉर्म भरना पड़ता था, वहाँ पे जाके पेपर देने पड़ते थे, फॉर्म की फीस होती थी, ट्रांसपोर्टेशन की फीस होती थी और बच्चों को मेंटली टॉर्चर होता था। इस हफ्ते तमिलनाडु का एग्जाम है, अगले हफ्ते केरला का एग्जाम है, उससे अगले हफ्ते जो है आंध्रा का एग्जाम है, तो बच्चे परेशान होते रहते थे, है ना, कभी ये एग्जाम, कभी वो एग्जाम, कभी वो एग्जाम। तो सरकार ने कहा बच्चों को बहुत मेंटल टॉर्चर होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे पूरे इंडिया में। तो बच्चों के पास एक ऑप्शन रहेगा, एक एग्जाम दीजिए, उसके अलावा आप जहां पे आपका एडमिशन लेना है अपने रैंक के हिसाब से आप ले सकते हो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट, लेकिन हर चीज के जैसे ड्रॉबैक्स होते हैं। पहले वाला जो सिस्टम था उसका अपना ड्रॉबैक था, दूसरा जो सिस्टम नीट इंट्रोड्यूस किया इसका अपना ड्रॉबैक है। अब होता क्या है, जैसे तमिलनाडु के बच्चे जो पहले एग्जाम देते थे, 12th के बेसिस पे एडमिशन होता था, तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़ते थे। जो नीट का जो एग्जाम होता है ना, ये सीबीएसई के सिलेबस के बेसिस पे होता है बेसिकली। तो जो तमिलनाडु वाला बच्चा जो तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ा है वो नीट का एग्जाम कैसे देगा? अब उसको नीट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन पहले तो वो बेचारा जो है 12th के अपने अपने बोर्ड के हिसाब से कर रहा था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब देखिए यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी 12th के लिए तैयारी करते थे, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो भी 12th के लिए तैयारी करते थे। ठीक है, ये चलिए, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अच्छी फैमिली बैकग्राउंड के होते हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन मोर और लेस तमिलनाडु के स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जिसकी कम फीस होती है उनकी हालत भी ठीक ठाक है, वो तो खराब नहीं है। लेकिन जब नीट का एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या हो गया, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भैया दुनिया भर के खुल गए, नीट की तैयारी करवाने लगे। अब नीट की तैयारी तो वही बच्चा कर पाएगा जो कोचिंग अफोर्ड कर पाएगा, और कोचिंग कौन अफोर्ड करेगा, जो पहले से ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, उसके पास पैसा है और वही अपने बच्चों को नीट के लिए कोचिंग दिलवाएगा। तो पहले से ही जो लोग एडवांटेजेस पोजीशन में थे वो और ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में आ गए नीट की वजह से। दुनिया भर का कोचिंग खुल गया, है ना, और उसके लिए जो पुअर बच्चा था, जो गरीब बच्चा था, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसका एडमिशन अभी नीट के थ्रू नहीं हो पाता, पहले उसका एडमिशन हो जाता था। तो इन सारी चीजों के लिए तमिलनाडु सरकार ने कहा कि हम लोग नीट को नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पैनल भी बनाया था जिसमें यह कहा गया था कि नीट के आने के बाद सरकारी स्कूलों से जो बच्चे मेडिकल सीट्स में एडमिशन लेते थे उनका परसेंटेज बेसिकली कम हो गया है, इसीलिए नीट
को कैंसिल करने की बात करते हैं तमिलनाडु में। हालांकि एक चीज आपको मैं बता दूं कि नीट के आने की वजह से रिजर्वेशन वगैरह के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जितना रिजर्वेशन पहले हुआ करता था वही आज भी होता है। पहले भी 15% सीट्स सेंटर के लिए होती थी और 85% सीट जो है वो स्टेट के लिए होती थी, आज भी उतनी होती है, वो अलग चीज है। तो हुआ ये मामला कि नीट को कैंसिल करने के लिए तमिलनाडु के लेजिस्लेचर में उनके बिल पास किया गया और वो बिल किसके पास भेजा गया, वो भेजा गया गवर्नर के पास। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है ना, जब तक गवर्नर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं ना। तो गवर्नर ने सिग्नेचर किए नहीं, तो यही पूरा मामला चल रहा है। तमिलनाडु के जो जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं वो कह रहे हैं भैया देखो गवर्नर साहब, आपको तो अपॉइंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, है ना, आपको तो अपॉइंट किया गया है ना, और हम लोगों को इलेक्ट किया गया है जनता ने, इसीलिए आप हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि गवर्नर के पास ये पावर होती है, अगर वो चाहे तो बिल को होल्ड कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो यही जो है आजकल जो है तमिलनाडु की सरकार और गवर्नर के बीच में जो है पंगा चल रहा है, और ये पंगा काफी ज्यादा खिंच गया है। ठीक है, तो ये देखना रहेगा आने वाले समय में ये किस तरह से चीजें काम करेंगी। तो गवर्नर को लेके जो है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, वैसे हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है स्टेट सेंटर रिलेशनशिप, उसके अंदर भी आप इसको जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, गवर्नर जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, इसके अंदर गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स आते हैं, है ना, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट का एजेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। और ये जो गवर्नर वाला सिस्टम है, पता है हम लोगों ने कहाँ से लिया है, ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कनाडा के मॉडल से लिया है। ठीक है, ये चीज आपको और बता दूं जो शायद आपको नहीं पता हो, बाई चांस अगर गवर्नर की डेथ हो जाती है बीच में, तो प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी एज अ गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, जब तक नया गवर्नर नहीं बनता है तो। ठीक है, और गवर्नर जो है ना वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट के प्लेजर का मतलब ये है कि जब भी प्रेसिडेंट चाहे तो उनको अपने पद से हटा सकते हैं। जैसे किरण बेदी को हटाया गया अभी पौंडीचेरी के पद से, है ना, वो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर थी वहां पे। तो ये प्रेसिडेंट की मर्जी से काम करते हैं। प्रेसिडेंट की मर्जी का मतलब क्या है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सेंटर में होती है बेसिकली उसके उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको गवर्नर के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है जी, वैसे तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ते ही हो तो गवर्नर के बारे में आपको ज्यादा चीजें पता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कही गई है। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कही गई है। एक कोई कमीशन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि गवर्नर के बारे में बनाया गया था। ठीक है, तो एक मैं आपको नाम बता देता हूँ, एक आध आप मुझे बता दीजिए। पंछी कमीशन जो है बहुत पॉपुलर है। पंछी कमीशन की रिकमेंडेशंस भी कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप जो है पंछी कमीशन की रिकमेंडेशन जरूर पढ़ें, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है मेरे ख्याल से। और एक दो कमीशन और भी बनाए गए हैं गवर्नर के लिए, आप उसकी रिकमेंडेशन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कुछ आपको सजेशन मैं अलग से दे देता हूँ। तो ये है थोड़ा सा नीट के बारे में अच्छे से पढ़ें, गवर्नर स्टेट के रिलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज आती है दोस्तों आती है मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर में जो है ILP जिसे कहते हैं इनर लाइन परमिट। ठीक है, इनर लाइन परमिट अभी हमारी कंट्री के अंदर कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल, इनके अंदर ILP लागू है। थोड़े समय पहले हमारे होम मिनिस्टर जी ने मणिपुर के अंदर भी ILP को लागू किया था, क्योंकि मणिपुर के लोग बहुत समय से ILP की डिमांड कर रहे थे। ILP जिसका मतलब होता है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई आउटसाइडर, मतलब इन स्टेट के बाहर से अगर कोई आदमी अगर इन स्टेट में जाना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं कितने दिन के लिए यहाँ पे आया हूं, और जब वो दिन खत्म हो जाते हैं तो उसको वापस जाना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपको हरियाणा से उत्तर प्रदेश में जाना है, तो आपको कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं ना, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई परमिशन कोई परमिट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाते हो, क्योंकि मुझे याद है मैं 2-3 बार अरुणाचल प्रदेश जा चुका हूँ, जितनी बार भी जाता हूँ अब मुझे ILP लेना ही पड़ता है कि मैं वहाँ पे 15 दिन के लिए आया हूँ या 20 दिन के लिए आया हूँ। हालांकि कोई ऐसा चेक नहीं करता, लेकिन कई बार हो सकता है कि वहाँ पे कोई चेक कर सकता है, तो आपको वो कार्ड दिखाना पड़ता है वहाँ पे। अगर आपका कार्ड एक्सपायरी हो गया है तो आपको तुरंत वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो ये अभी मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही था, अभी इसको मणिपुर के अंदर भी लागू किया गया है। तो ये आसाम बंगाल का कोई NGO है छोटा मोटा, अमारा बंगाली करके,
इसने सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल की है कि भैया जो मणिपुर से इनर लाइन परमिट है आप उसको हटा दीजिए। खैर सुप्रीम कोर्ट तो इसमें कुछ खास कर नहीं सकता, इसमें जो है सारा काम जो है होम मिनिस्ट्री ही करती है। तो थोड़ा सा आपको आईएलपी के बारे में पता होना चाहिए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए आईएलपी जो है ना, वो जब ब्रिटिश लोग हुआ करते थे इंडिया में, तो हमारा जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये पूरा बंगाल प्रोविंस और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आया, तो उन्होंने 1873 में जो है कानून लेके आए, जिसके तहत कोई भी आउटसाइडर बंदा, मतलब ब्रिटिशर्स के अलावा कोई और उस एरिया में बिजनेस करने के लिए नहीं जा सकता था। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने उसको इंट्रोड्यूस किया था अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स का काम ही किया था, यही तो था ना, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो ब्रिटिशर्स ने उसको किया, मतलब उसको वहां पे लागू किया था। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ चले गए, लेकिन आईएलपी लागू रह गया। अब वहां पे जो है ब्रिटिश इंडियंस को रिप्लेस करके हम लोगों ने इंडियंस कर दिया, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन्स, तो अगर कोई इंडियन सिटीजन आउटसाइड ऑफ दीज स्टेट्स अगर वो इन स्टेट्स में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनको आईएलपी लेना ही पड़ता है, ठीक है। आईएलपी इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो अगर आईएलपी नहीं होगा ना तो पूरे कोई भी स्टेट्स में जा सकता है। तो यहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है, जो यहाँ का ट्राइबल ट्रेडिशन है, जो यहाँ की लोकल प्रैक्टिसेस हैं, उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए आईएलपी को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। और ताकि डेमोग्राफी भी जो है सेफ रहे। ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग इंडिया से वहाँ पे जाके घर ले सकते हैं, मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं, तो वहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसके लिए जो है आईएलपी यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आईएलपी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अप्सपा के बारे में हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं अच्छे से। आई होप आईएलपी के बारे में हल्का फुल्का आपका आइडिया लग गया होगा। थोड़ा ज़्यादा डिटेल अगर आपको जाननी है थोड़ा गूगल कर सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे न्यूज़पेपर वगैरह में, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे भी उसको ऐड कर सकते हो। चलिए जी दोस्तों, अगली न्यूज़ आती है, वो आती है लुथियानिया से। बहुत छोटा सा एक कंट्री है यूरोपियन यूनियन के अंदर, और इसने पंगा पता किससे ले लिया? इसने पंगा ले लिया है चाइना से। और चाइना के न्यूज़पेपर ने पता क्या लिखा? चाइना के न्यूज़पेपर ने लिखा कि एक चूहा हाथी से पंगा ले रहा है। एक्चुअली चाइना के ग्लोबल जो टाइम्स है उसने ऐसा लिखा था कि लुधियाना हमसे क्या पंगा लेगा, लुधियाना तो हमारे सामने सिर्फ एक चींटी ही है, चूहा है, और हाथी हम हैं हाथी, तो हमसे पंगा लेके इसने अच्छा नहीं किया, इसके लिए बहुत बुरा होगा वो सारी चीज़ें। लेकिन लुधियाना वाले सुन नहीं रहे हैं भैया। लुधियाना वालों ने सीधा सीधा ले लिया है चाइना से पंगा। और लिया क्यों है पता है आपको? वो लिया है ताइवान को लेके, ठीक है, ताइवान को लेके। तो इशू कुछ ऐसा हुआ था कि लुधियाना में जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसे आप लोग करते हो, एमआई का यूज़ करते हैं, है ना, दुनिया भर की ओप्पो, लिनोवो, दुनिया भर की चाइनीज़ कंपनी का मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं। तो लुधियाना के डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि जो लोग लुधियाना में मेड इन चाइना मोबाइल्स को यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना बंद करें, उसको जो है डब्बे में फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि ये चाइना मेड मोबाइल है। इनके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जिसके तहत कुछ खास साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ताइवान वगैरह को लेके, और ये हो सकता है आपको ट्रैक भी कर रहे हों, ऐसा भी पॉसिबल है। उसकी वजह से ये पंगा शुरू हुआ था, और बाद में ये सिस्टम ऐसा बना कि ताइवान ने एक अपनी एम्बेसी लुधियाना के अंदर खोल ली। अब आपको पता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को चाइना अपना ही पार्ट मानता है, उसको अलग कंट्री नहीं मानता। तो जब लुधियाना ने ताइवान की एम्बेसी को ओपन किया तो चाइना से ले लिया उसने सीधा सीधा पंगा, ठीक है। और उस पंगे के चक्कर में चाइना ने अपने एम्बेसडर को भी वहां से वापस बुला लिया। तो दोनों के बीच में जो है इशू काफी दिनों से खिंच रहा है। यूएसए ने साफ साफ लुधियाना को सपोर्ट कर दिया है। उसने कहा है कि कोई चिंता की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान होगा हम उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन चाइना से दबने की जरूरत नहीं है। वैसे भी लुधियाना के बारे में आपको मैं बता दूं कि लुधियाना जो है वो पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था। तो लुधियाना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक कंट्री है। बेलारूस के अंदर तो आजकल पंगा चल ही रहा है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो लुधियाना जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, इसलिए वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज और यूएसए के है काफ़ी ज़्यादा क्लोज। तो पंगा तो ले लिया, अभी फ्यूचर में देखना रहेगा क्या रहेगा। लुधियाना को कहा जाता है बाल्टिक स्टेट, ठीक है। ये तो एग्जाम में यूपीएससी में और क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हमारे पास 3 स्टेट हैं, एक हमारे पास है इस्टोनिया, एक है लातविया, और एक है लिथुआनिया, जिनको बाल्टिक स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे है बाल्टिक सी, ठीक है। यहाँ पे है बाल्टिक सी, इसलिए इसको बाल्टिक स्टेट भी कहा जाता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा जा चुका ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे है पूरा बाल्टिक सी। अब कौन कौन सी कंट्री बाल्टिक सी को का बॉर्डर शेयर करती हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
110% पूछा जा सकता है। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए ये है आपका यहाँ पे पोलैंड, ठीक है, लुथियानिया हमारे पास है, लातविया हमारे पास है, इस्टोनिया भैया हमारे पास है, जर्मनी भी हमारे पास है, ठीक है, पोलैंड हमारे पास है, फिनलैंड हमारे पास है, डेनमार्क हमारे पास है। तो ये सारी की सारी कंट्री जो है इसको करती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। अब आपको कैसे याद रखोगे इसको, थोड़ा सा अगर मैं ट्रिक बता दूं, देखिए ठीक है, स्वीडन भी यहाँ पे आ गया। ट्रिक क्या है याद करने का, देखिए जो जर्मनी है ना, जर्मनी यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ऐसा कहा जाता है कि जर्मनी यूरोप का इंजन है। तो इंजन ये है, बाकी सारे डब्बे हैं भैया। तो जर्मनी है बहुत ज्यादा पावरफुल। और अगर आप अडोल्फ हिटलर की बात करो, तो अडोल्फ हिटलर ने जो है वो पोलैंड के ऊपर अटैक किया था, है ना, आप सभी को पता होगा उस बात का। तो अगर हम लोग जर्मनी को माने ओनर, बॉस मान लें, तो उससे आप याद कर सकते हो। एक ट्रिक आपको बताता हूं। और जर्मनी, अडोल्फ हिटलर से अगर आप बात करो तो ही वॉज अ वेरी रूड पर्सन, तो उससे आप ये ट्रिक याद कर सकते हो, दैट रूड जर्मनी। लिख लो इसको अपने किसी नोटबुक में, काम आएगा आपके। रूड जर्मनी सेल, SELL सेल, पोलैंड, POLAND, पोलैंड, एंड फिनलैंड, FINLAND। ये ट्रिक याद करने का कि रूड जर्मनी ने पोलैंड को और फिनलैंड को बेच दिया। रूड जर्मनी सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड, ये याद हो जाएगा आपको। अब उससे आप याद कैसे करना है, देखिए RU का मतलब होता है रशिया, ठीक है, RU मतलब रशिया, रशिया करता है बाल्टिक सी को सराउंड करता है, RU। DE से आपका हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क। तो ये रहा आपका यहाँ पे डेनमार्क। जर्मनी तो जर्मनी हो ही गया, राइट, तो दिस इज योर जर्मनी हेयर। नाउ S का मतलब होता है स्वीडन, दिस इज स्वीडन हेयर, ठीक है। E का मतलब होता है एस्टोनिया, ठीक है, तो ये छोटा यहाँ पे लातविया के ऊपर एस्टोनिया रहा जो उसको सराउंड करता है। L का मतलब होता है लातविया, ठीक है, तो ये रहा हमारा लातविया। अगले L का मतलब होता है लुथियानिया, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लुथियानिया, ठीक है। पोलैंड तो पूरा पोलैंड ही हो गया, यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा पोलैंड, एंड दिस इज योर फिनलैंड, और ये रहा हमारा ऊपर फिनलैंड, ठीक है। याद रहेगा आपको सभी को ये। तो रशिया, ठीक है, रशिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लुथियानिया, पोलैंड और फिनलैंड। ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 कंट्री बाल्टिक सी को सराउंड करती हैं। ये लॉजिक अगर आपके याद रह गया ना, तो एग्जाम में भैया यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। और जिस दिन भी ये क्वेश्चन आएगा, बस उस दिन आज की क्लास याद कर लेना कि कोई ट्रिक जो है मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए जी, याद रहेगा, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ आती है वो आसाम से आती है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार न्यूज़ है। शानदार न्यूज़ इसलिए, देखिए वैसे आपको मैं बताता चलूँ कि घड़ियाल की जब हम लोग बात करते हैं तो घड़ियाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज तो है ही। घड़ियाल पहले जो है ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ना, उसके कोर्स में पाया जाता था, लेकिन 1950 1960s में घड़ियाल यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, है ना। अलग अलग रीजन उसके हो सकते हैं। तो आज हम लोग घड़ियाल के बारे में और असम के बारे में ही बात करने वाले हैं। देखिए असम को, अगर इसको मैं वीडियो को जूम करूं, फोटो को, तो आपको ये चीज़ दिखेगी। देखिए ये है आपका यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। पहले इसका नाम जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क भी हुआ करता था, लेकिन अभी असम की गवर्नमेंट ने राजीव गांधी वर्ड को वहाँ से हटा दिया, तो खाली ओरांग नेशनल पार्क रह गया। ये रहा आपका ओरांग नेशनल पार्क। थोड़ा सा अगर आप इसे 180 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाओगे, यहाँ पे आपका आ जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वेरी वेल वन ऑन राइनो के लिए बहुत वर्ल्ड फेमस है। उसके अलावा आप यहाँ पे दिब्रू सिकोहा नेशनल पार्क को भी देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारे पास है। दिब्रू, ये जो आपका लोखवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास है। तो ये तो थोड़ी थोड़ी लोकेशन की बात हो गई। समस्या ये है, समस्या नहीं मतलब सोल्यूशन ये है कि ओरांग के अंदर अभी घड़ियाल को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ओरांग नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया था उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, उसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हम उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो टाइगर्स होते हैं, वन ऑन राइनोज होते हैं,
वो काजीरंगा नेशनल पार्क से लेके ओरांग नेशनल पार्क के बीच में आराम से घूमते फिरते रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग अलग से स्पेस डाल रहे हैं और हम यहाँ पे घड़ियाल को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो हैबिटाट है वो घड़ियाल के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, 2016 के में जो है ओरांग को एक टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था 2016 में। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आसाम में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? यहाँ पे हमारे पास काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, दिब्री सुखोहा आपको अभी मैंने दिखा दिया। ठीक है, रेमोना, रेमोना को 2021 में ही नेशनल पार्क की को डिक्लेयर किया गया है। मानस नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपका जाता है रेमोना नेशनल पार्क, 2021 में लेटेस्ट है ये। उसके बाद आ जाता है दिहिंग पटकई। दिहिंग पटकई आपका कहीं यहीं पे आता है, इस दिब्रू सिकोह से थोड़ा सा साउथ की तरफ आता है। इसको भी अभी लेटेस्ट ही डिक्लेयर किया गया है, पुराना नहीं है ये। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताओगे इंडिया में कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। तो हम भैया कर रहे हैं यहाँ पे घड़ियाल को इंट्रोड्यूस। घड़ियाल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। आपको एक चीज बताता चलूं, घड़ियाल जो है वो आईयूसीएन की क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वैसे तो हमारे यहाँ पे क्रोकोडाइल की 3 कैटेगरी पाई जाती हैं। पहले को कहा जाता है घड़ियाल, जिसकी हम लोग बात कर ही रहे हैं। दूसरे को कहा जाता है मगर। ठीक है, मगर। मगर जो है आईयूसीएन की वल्नरेबल लिस्ट में आता है। आई होप आप ये सब चीजें लिख रहे होंगे अपने नोटबुक में, है ना, कि ये कोई क्योंकि सत्संग नहीं है भैया सुनोगे, आप इसको लिखोगे अपने नोट्स में। अगला हमारे पास आता है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल आईयूसीएन के लिस्ट कंसर्न में आता है, बहुत सारे होते हैं। खैर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे, क्योंकि मुझे याद है मैं पहले आपको ये करवा चुका हूं, इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ये तीनों स्पीसीज पाए जाते हैं? और ये भी नया नया बना है, पुराना भी नहीं है, इसलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप ये सब मुझे बता सकते हो। बताओगे तो मजा आएगा बात का, नहीं बताओगे तो थोड़ा खोज करो, गूगल करो, गूगल हमेशा आपकी हेल्प करेगा। तो ये घड़ियाल होता है, इसका जो एक्चुअली मुंह होता है ना, वैसे एकदम घड़े के जैसा होता है, ऐसे इस तरह का मुंह होता है इसका आगे से। तो इसीलिए क्योंकि घड़े जैसा होता है इसलिए इसका नाम घड़ियाल रखा गया है। और मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये एक्चुअली बात बिल्कुल सही है, घड़े जैसा मुंह है इसलिए नाम इसका घड़ियाल है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इथियोपिया की। इथियोपिया के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। इथियोपिया में यहाँ पे एक ऊपर रीजन है छोटा सा, यहाँ पे इसका नाम है तिग्रे। ठीक है, तिग्रे के बीच में और इथियोपिया की जो सरकार है उसके बीच में चल रहा है पंगा। हालांकि इथियोपिया, ये तिग्रे भी इथियोपिया का ही पार्ट है, लेकिन वहाँ पे कुछ रेबल ग्रुप्स हैं जो कि इथियोपिया की सरकार से इन्होंने पंगा ले लिया है और इथियोपिया की आर्मी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। और तिग्रे को लगातार एरिट्रिया से भी मदद मिल रही है। तो वो तो हो गई अलग से चीज़ें। तो हुआ ये था कि जो इथियोपिया के, अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इथियोपिया पे जो है प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अब मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि इनको थोड़े समय पहले नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अब मिला तो भाई साहब को पीस प्राइज है, लेकिन उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये पता नहीं पीस प्राइज ऐसे लोगों को क्यों देते हैं जो बाद में पीस को सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है, आंग सांग सूकी को भी नोबेल पीस प्राइज मिला था, लेकिन आंग सांग सूकी ने जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट में वहाँ पे राइट्स होते हैं और जीनोसाइड होता है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती हैं, है ना। तो सब भैया वोट बैंक का चक्कर है, पता नहीं है पीस प्राइज क्यों देते हैं लोगों के इस तरह के। खैर अलग बात है। तो एक तो आपको तिग्रे के बारे में पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में वो डेफिनेटली पूछेगा। तो इथियोपिया की सरकार ने क्या किया था, तिग्रे के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था, जेल में डाल दिया था। तो फाइनली इनको छोड़ दिया है। तो शायद यहाँ पे थोड़ा पीसफुल माहौल बनेगा फ्यूचर में। तो क्या क्या जानना चाहिए आपको यहाँ के बारे में? एक तो आपको पता होना चाहिए तिग्रे के बारे में। तो सीधा सा पूछेगा कि तिग्रे कौन से कॉन्टिनेंट में आता है या फिर कौन से कंट्री का पार्ट है? तो इथियोपिया। दूसरा, क्योंकि इथियोपिया लगातार न्यूज़ में रहता है तो इसलिए आपको इथियोपिया के बारे में भी पता होना चाहिए कि इथियोपिया जो है उसको कौन कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है सोमालिया। ठीक है, इधर आपका आ जाता है कीनिया, युगांडा। ठीक, ठीक है, युगांडा नहीं है एक्चुअली, हम सॉरी बाय मिस्टेक। तो युगांडा नहीं है, ओनली कीनिया। यहाँ पे आपका आ जाता है साउथ सूडान, इधर आ जाता है आपका सूडान, इधर आपका आ जाता है इरिट्रिया और इधर आपका आ जाता है जिबूती। तो 1 2 3 4 5 और 6 कंट्री इथियोपिया को सराउंड करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे याद करना है। आप इसको याद कर सकते हो KERDS3। कर्ड होती है ना, कर्ड,
दही जिसको बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे कर्ड की स्पेलिंग चेंज कर दिया, KERD। बोलने में सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और ऊपर आप यहाँ पे क्या लगाओगे, S लगाओगे, कर्ड्स 3। तो KE मतलब आप यहाँ से कीनिया भी कह सकते हो, ER मतलब एरिट्रिया, ठीक है, एरिट्रिया। D मतलब जिबूती, और 3 S है हमारे पास, एक है आपके पास सूडान, एक है साउथ सूडान, और एक है सोमालिया, ठीक है, एक है सोमालिया। तो इसे कहते हैं कर्ड्स, कर्ड्स 3। तो ये भी आपके लिए एक ट्रिक मैंने बता दिया। और एक और ट्रिक आपको, चलिए मैं लगे हाथ यहाँ पे बता देता हूँ, जिसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ कंट्री हैं, एक है आपके पास सोमालिया, देखिए, अरे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका इधर सोमालिया, इधर आपका है ये इथियोपिया, इधर है आपका ये एरिट्रिया, और ये है आपका जिबूती। इनको चारों को मिला के कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। तो 4 कंट्री आती हैं, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूती। अब आप बोलोगे सर इसका ट्रिक बता दो, चलिए ट्रिक आपको बताता हूँ। ट्रिक होता है आपका SEED, याद रहेगा, सीड, जिसको हम हिंदी में बीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश वाले ट्रिक से ही याद करोगे, सीड। तो S मतलब सोमालिया, E मतलब एरिट्रिया, E मतलब इथियोपिया, और D मतलब जिबूती। सीड से आपको याद रखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 ट्रिक्स बताए हैं, एक बताया है कर्ड्स 3 और एक बताया है सीड, ठीक है। तो आपके जो नोट्स है ना ट्रिक वाली, या जो भी आपने बना रखा है, आप उसको यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। ये आप जो है खुद पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। प्रीलिम्स में तो शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन ना ही आएगा, मेंस में जरूर आएगा। कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ये बुली बाई करके, मुस्लिम वीमेन को जो है ऑक्शंस वगैरह किया जाता था, बुली किया जाता था, वो सारी सारी चीज़ें कितना बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। तो उसके लेकर कुछ लोगों को अरेस्ट वगैरह किया गया है। और वीमेन को वैसे भी जान पता है कि जो अगर हमारे में से जो स्टूडेंट हैं, देखते हैं, वीमेन हैं जो, उनको पता है कि कितना ज़्यादा बुली किया जाता है, लोग ट्रोल करते हैं, गलत गलत मैसेज भेजते हैं, पिक्चर्स भेजते हैं, है ना। तो ये जो ऑनलाइन बुलिंग की जाती है वीमेन की, तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं हमारे यहाँ पे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर हमारी IPC है, जैसे आर्टिकल सेक्शन 153, 153B, 295A, ये सारे सारे प्रोविजन है इंडियन पिनल कोड के तहत, जिसके तहत जो है अलग अलग कार्रवाई करके उसको जेल की सजा हो सकती है। अलग अलग फाइन होते हैं इसमें, किसी में 10 लाख का फाइन है, 5 लाख का फाइन है। सेक्शन 67 ऑफ IT एक्ट है, ये भी इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 509 ऑफ IPC। देखिए कानून की चीज़ें हैं, तो इतना ज़्यादा कानून की चीज़ें आपको नहीं जाननी है, लेकिन आपको ओवरऑल इसका इम्पैक्ट जानना है कि जो वीमेन को जो बुली किया जाता है वो क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, पैट्रियार्की, वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, उसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, और वीमेन के ऊपर उसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है। ये आप पे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GS पेपर 2 में आपका एक क्वेश्चन बनेगा, GS पेपर 3 में भी बन सकता है, सॉरी 1 में और 2 में, दोनों में बन सकता है। सोशल जस्टिस और सोसाइटी इशू, दोनों से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ये बुलिंग होती है क्यों होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, वीमेन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। ये 3 चीज़ें भी अगर आपको इसमें पता होगा ना, तो आपका आंसर 100% लिखा जा सकता है, ठीक है। 1-2 प्रिवीजन आप याद कर सकते हो एग्जाम में एग्जाम्पल देने के लिए, तो आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है, सेल्फ स्टडी आपको करना है, इसमें एक्स्ट्रा नोट्स आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा अगर आप गूगल करोगे, कुछ आर्टिकल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे 100%, उसको आप अपनी नोट्स में ऐड कर सकते हो। चलिए अगली जो न्यूज़ हमारे पास आती है, वो तो वैसे तो कोई खास न्यूज़ है नहीं, लेकिन ठीक है, मैंने फिर भी ऐड कर दिया। देखिए ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत जरूरी है, कि फोटोसिंथेसिस के बिना ऑक्सीजन पैदा नहीं हो सकती, ऐसा माना जाता है बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। और फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सनलाइट। सनलाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं तो ऑक्सीजन नहीं। लेकिन अभी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, और उसमें यह पाया गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स, इतने माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं आप उसको देख भी नहीं सकते, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब उनको सनलाइट नहीं चाहिए, वो डार्क एरियाज में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जहां पे ऑक्सीजन पहले नहीं थी वहां पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ने इस एक्सपेरिमेंट को किया है। कुछ माइक्रोब्स हैं, जैसे नाइट्रोसोम्पिलस मार्टिमस, ठीक है, ये इसका अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नाम याद रख लेना है, एन मार्टिमस,
ठीक है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऐसे डीप ओशंस में जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, कंप्लीटली डार्क होता है, वहां पे भी एन मार्टिमस नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। ये खुद की ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और खुद ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसीलिए इसको किसी तरह की फोटोसिंथेसिस की या फिर सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हालांकि अगर आप मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात करो, उस समय शुरुआत में जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ था तो वो ऐसे ही शुरू हुआ था, केमिकल रिएक्शन से ही शुरू हुआ था। तो इस रिसर्च ने ये भी पाया कि ये जो एन मार्टिमस कपल, मतलब एन मार्टिमस है जो और दूसरे छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, इसके कजन्स हैं, वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि पूरी अर्थ को इम्पैक्ट कर दें, लेकिन इतनी जरूर कर लेते हैं कि अपना काम चला लेते हैं। तो ये कहना कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट की ही रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं है। ये नई रिसर्च में पता चला है। तो ये छोटा सा जो आपका ऑर्गेनिज्म है ना, एन मार्टिमस, ये नाम आपने याद रख लेना है। एग्जाम में मुझे लगता है वो आपसे इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें कई बार पूछ लेता है जो हमारी आंखों के आगे से निकल जाती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया अगर मसाला आता है न्यूज़पेपर में तो आपको जरूर बताया जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं वहाँ से तो बनता ही है, छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए, ये आज का एक्सप्लेनर सेक्शन तो नहीं, मतलब ऐसे ही है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। मुझे लगता नहीं कोई खास इंपॉर्टेंट है। समय हो तो पढ़ लेना, समय ना हो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग, और कितना ही पढ़ेंगे भैया, है ना। चलिए जी, तो यही था दोस्तों आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आज संडे भी है तो इसलिए न्यूज़ भी थोड़ी सी हटके थी। खैर, वही था आज के लिए। और टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ। टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप प्रोग्राम आपको लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। देखिए, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अपनी परफॉर्मेंस को जो बच्चे असेस करते हैं वो एक स्टेप डेफिनेटली आगे होते हैं। और अपनी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक मेंटर, एक गाइड होना चाहिए। और आप टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप अपनी परफॉर्मेंस को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉनिटर कर सकते हो, जिससे आपकी परफॉर्मेंस तो बढ़िया रहती ही है और तैयारी करने में कॉन्फिडेंस भी आता है, राइट। तो उसके लिए अगर आपको प्रोग्राम लेना है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके प्रोग्राम को ले सकते हो। अभी तो डिस्काउंट भी दे रहे हैं शायद, कुछ ना कुछ जाके आप देख सकते हो। खैर, यही था आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। ठीक ठाक लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं। फैमिली बड़ी होगी तो हम लोगों को भी काम करने मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। चलिए दोस्तों, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।